हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। पहले तो सॉरी क्योंकि मैं 3 से 4 दिन गैप रही और मेरे गैप रहने का रीज़न ये है, मेरा जो किचन है उसमें तोड़-फोड़ हो रही थी यानी किचन को रेनोवेट करवा रहे थे। 3-4 दिन उसमें लग गए और उसके बाद तो साफ-सफाई धूल इतनी होती है कि पूछो मत। खैर, बातें ना करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। हमने पिछले स्टोरी को वहाँ पे छोड़ा था जब विंग अपना रिज्यूम लंदन में भेजता है और वो रिज्यूम जैसे ही उसका सीईओ देखता है वैसे ही उसको इंटरव्यू ना लेकर के उसको डायरेक्ट हायर कर लेता है और ये विंग को बात हजम नहीं होती। अब देखते हैं आगे। उसको मेल मिलता है, विंग को जब मेल मिलता है कि आपको हायर कर लिया गया है, आपको इंटरव्यू देने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होता है, ऐसे कैसे? बिना इंटरव्यू के मुझे हायर कर लिया? सब चीज़ें उसकी लिखी हुई थी, सैलरी कितनी है, प्लस आपको हायर कर लिया गया है, आपको इतने दिनों में जॉइन करना है फिर। विंग सब चीज़ें अच्छे से रीड करता है और उसको ओके लिख के वापस मेल कर देता है। वो रिसीव होता है जब कंपनी के ओनर के पास, तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कंपनी का ओनर अपने जो मैनेजर था उसका बहुत ट्रस्टेड पर्सन मैनेजर था। वो मैनेजर उस सीईओ का दोस्त भी था। उसको बोलता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसको यहाँ पे लाने के बजाय हम वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी वहाँ पे ही प्रोजेक्ट अपना शुरू करते हैं। तो मैनेजर ने बोला कि ये गुड आइडिया है और हमको वहाँ पे भी जाना ही पड़ता थोड़ी दिन के बाद, 6-7 महीने के बाद, तो हम अभी क्यों नहीं चलते? तो कहता ठीक है, तो उसको वापस मेल करो कि उसको वा आने की ज़रूरत नहीं, हमने उसको हायर कर लिया है, जितना भी हमको प्रोजेक्ट लगाने में वहाँ पे टाइम लगता है, वो टाइम उस टाइम के लिए हम उसको पैसे दे देंगे, उसको पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज और अभी से उसकी ड्यूटी मतलब वो जॉइनिंग हो चुका है। मैनेजर कहता है सर, हम उस इंसान को जानते तक नहीं हैं और उसकी जॉइनिंग चलो ठीक है, आपने बोला कि वो जॉइन कर सकता है, पर सर वहाँ पे लगाने में हमको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। हम वहाँ पे जाएँगे, प्रॉपर चीज़ें देखेंगे, तो करेंगे ना हम वहाँ पे, तो टाइम लग जाएगा। तो आप उसको वा पैसे क्यों देना चाहते हैं? कहते तुम नहीं समझोगे, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। कहता ठीक है। विंग को जब दूस दूसरे दिन उसको मेल मिलता है, तो फिर से हैरान, ये कौन है? ये बिज़नेस कर रहा है या साइको है कोई? ऐसे कौन रखता है इंसान को? ऐसे कौन किसी भी पर्सन को हायर करता है कि जॉइन कर लिया, सैलरी भी बैठे-बिठाए दे रहा, कौन है ये इंसान? अब देखते हैं हफ्ता दिन के बाद जिस गाँव में विंग रहता है, उसी गाँव में उसको सुनने में आता है कि उस गाँव में बहुत बड़े-बड़े मॉल बनने वाले हैं और होटल वगैरह बनने वाले हैं। सब काम शुरू हो गया है। विंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी उस इंसान ने यहाँ पे काम शुरू किया हो। खैर छोड़ो, मुझे क्या है। विंग ऐसे कह के अपने बच्चों के साथ विंग कहता है छोड़ो, मुझे क्या ही करना है। अब देखते हैं शाम के टाइम विंग अपने बच्चों के साथ और वैनिंग के साथ, वैनिंग भी था उस घर में, और वैनिंग के जो नाना-नानी थे, सब लोग हँसी-खुशी चाय पी रहे थे। विंग बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी डोरबेल बजती है। वैनिंग बोलता है, "मैं खोलता हूँ विंग, तुम खेलो।" वैनिंग उठकर दरवाजे को खोलता है, देखता है 2 पर्सन जो बहुत बुजुर्ग है, 2 लोग। एक तो थोड़ा-सा है, ठीक-ठाक है, दूसरी तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो गिर पड़ेगी, अभी गिर पड़ेगी। कहता, "आप कौन और किससे मिलना है आपको?" जो लेडी थी जिसको किसी ने पकड़ा हुआ था, वो बोलती है मुझे विभूषान से मिलना है। वो इंसान यहाँ पे है और बहुत धीरे से बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन से वो बीमार हो। बेनिंग बोलता है,
हाँ, पर आप कौन हैं? वो लेडी बोलती है, मैं उसकी माँ हूँ। जब वेन्निंग ये सुनता है उसके दिमाग में फटाफट क्लिक होता है कि हाँ, विंग ने जब लान हाउस छोड़ा था तो उसकी माँ थी जो लान हाउस में नौकर का काम किया करती थी, जो वहां पे सर्वेंट थी, मेड थी। वेन्निंग बोलते ठीक है, आप अंदर आइए, विंग है यहाँ पे। और जब वो लोग दोनों अंदर आते हैं, विंग की नजर जब उस औरत पे पड़ती है, महिला पे पड़ती है, विंग हैरान और शॉक दोनों साथ में ही था। और जब उस महिला की नजर, उस लेडी की नजर विंग पे पड़ती है तो वो सच में हताश होके अपने शरीर को ही वहीं पे छोड़ देती है, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वो तो शुक्र करो कि सोफा था वहां पे, सोफा था तो वहां पे गिर पड़ी। और जिस लेडी ने उसको पकड़ा हुआ था वो भी अचानक से कोई अपने बॉडी को इतना ढीला छोड़ देगा तो वो चौंक जाएगा ना, तो वो चौंक गई, क्या हो गया। अच्छी बात ये थी कि उस जो बीमार इंसान था उसको चोट नहीं लगी। विंग दौड़ के जाता है, कहता माँ क्या हुआ आपको। वो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थी। बस देखी जा रही है, उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे, गिरे जा रहे। दूसरी लेडी जिसने उस लेडी को पकड़ के लाई थी, वो समझ जाती है कि इस यही वो लड़का है, यही वो पर्सन है जिसके लिए ये मेरी बहन इतने दिन तक अपने आप को सरवाइव करके रखा था। इसने इतने दिन तक अपने आप को यमराज से लड़ती रही और आज वो उनकी चीजें, उनकी इच्छा, मिलने की इच्छा जो यमराज से लड़ती थी रोज, वो आज शायद पूरा हो गया है। विंग कहता माँ कैसे हो आप, और क्या हालत बना के रखी है आपने। वेनिंग उस स्थिति को समझता है, तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और दूसरी तरफ पानी लेकर आता है। पानी जब विंग के माँ यानी मार्था को पिलाया जाता है, थोड़ा सा शांति होती है। फिर भी वो रोई जा रही है। अब विंग के सर पे हाथ फिराते हुए बोलती है, विंग तुम इतने बड़े हो गए कि बिना बताए मुझे तुम लान हाउस छोड़ के चले आए। अरे छोड़ना ही था, कम से कम मुझे बता दिए होते कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। विंग अपना सर नीचे कर लेता क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। मार्था बोलती है कि विंग मैं इतना दिन से वेट कर रही हूँ कि कब आओगे, कब आओगे, ढूंढ रही हूँ। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तुम्हारे वहां से जाने के बाद मैंने 1 साल तक नौकरी की, 1 से 1.5 साल तक नौकरी की। इसके बाद मैंने वहां से नौकरी छोड़ दी क्योंकि अब मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं और वहां पे रुकती। और मैं वहां पे कैसे रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और जब मार्था ये बोल रही थी तो उनकी सांसें उखड़ रही थी, यानी सांसें हैवी हो रही थी। विंग बोलता है माँ प्लीज कुछ मत बोलिए, आप आराम करिए। और उनको अच्छे से बिठाता है, पानी देता है। और जो उनके साथ लेडी थी उनको भी। मार्था 10 से 15 मिनट रिलैक्स होने के बाद बोलती हैं अपनी जो उनके साथ लेडी थी कि सुआन, सुआन देखो ये वही बच्चा है। सुआन बोलती है कि हाँ दीदी, बहुत सुंदर है और इनोसेंट भी है। सुआन बोलती है बेटा, जब से आप दीदी के पास से गए हो दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके लिए उन्होंने कैसे अपने आप को रोक के रखा है वही जानती होंगे। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि विंग नहीं चाहता था, पर उसकी ऐसी कंडीशन थी नहीं कि वो रुक पाता। मार्था को देखते हुए बोलता है माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना बताए आपको वहां से चला आया। मार्था बोलती है कोई बात नहीं बच्चे। तब तक
विंग के दोनों बच्चे दौड़ते हुए बोल आते हैं, कहते मम्मा कौन है। और वेनिंग की जो नानी नाना है वो भी बच्चों के साथ ही खेल रहे थे, वो लोग तो आ गए। जब दोनों बच्चों को देखती है मार्था, हूबहू विंग का फेस कटिंग थोड़ा थोड़ा और वांगजी का भी था। मार्था बोलती है, विंग ये तुमको मम्मा क्यों बोल रहा है?" विंग बोलता है, माँ ये मेरे बच्चे हैं।" मार्था बोलती है, विंग तुमने शादी कर ली?" विंग बोलता है, हाँ माँ मैंने शादी कर ली। कहते इसकी माँ? कहते "अ, माँ इसकी माँ वो बर्थ देते वक्त थी, ट्विंस थे ना, तो बर्थ देते वक्त थी, इस दुनिया में नहीं रही, तब से इनको मैं अकेले ही पाल रहा हूँ। मार्था बोलती है, ठीक है। मार्था अपनी बहन को देखते हुए बोलती है, सुलियन वक्त आ गया है कि विंग को उसकी चीजें उसके पास लौटा दी जाए। विंग बोलता है, माँ कैसी चीजें? मार्था बोलती है, विंग तुमसे एक बहुत बड़ी सच्चाई मैंने छुपाई है। विंग बोलता है, कौन सी सच्चाई माँ? मार्था बोलती है, विंग तुम मेरे बच्चे नहीं हो, बस मैं तुम्हारी केयर किया करती थी, टेक केयर किया करती थी, मैं तुम्हारी नैनी हूँ। तुम बाउसा सरन और फेमियान के बेटे हो, और वो लोग किसी कारणवश इस दुनिया से चले गए। कुछ तो था उनके बिजनेस में, कुछ तो घोटाला हुआ था कि उसके वजह से वो दोनों ही साथ में ही चल बसे। पर तुम्हारी माँ जाते जाते कुछ चीजें मेरे पास छोड़ के गई थी, और मैं तुम्हारे मम्मी पापा के घर में, माँ पापा के घर में तुम्हारे बर्थ से पहले से ही थी। और लान हाउस में लैनी थी, लैंसी चेन की जो माँ थी, वो और बाउसा सरेन दोनों दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहा करती थी। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे पास छोड़ के गई, और कुछ चीजें हैं जो काफी टाइम से, तुम्हारे 18 प्लस होने के बाद से मैं तुमको देना चाहती थी। मैंने सोचा कि सब स्मूथ है, तुम लान हाउस में रहोगे, 18 साल के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सब चीजें सौंप दूंगी, पर हो नहीं पाया मुझसे। विंग बोलता है, माँ कौन सी चीजें? सुमा बोलती है सुमा बोलती है मार्था बोलती है, सुलियन जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है और जितनी भी चीजें हैं विंग को दे दो, क्योंकि विंग अब 22 साल का है, तो वो अपनी जिम्मेदारियां और अपनी चीजें सब संभाल सकता है, और अपनी माँ की विरासत भी संभाल सकता है। अब मैं सुलियान शांति से मर सकती हूँ, रोज मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा यमराज से। सुलियान बोलती है, दीदी कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, पर मेरे बारे में सोचिए, आप मेरे साथ तो रहिए। मार्था बोलती है, सुलियान बस बहुत हो गया, अब और शांति से मर सकती हूँ, क्योंकि विभूषण ने शादी कर ली है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। विभूषण बोलता है, माँ सच में मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, पर मुझे उस घर में नहीं रहना था, मुझे घुटन होती थी, जिस तरह लेंशिया लेंशिया मैडम मुझ पे चिल्लाती थी, बहुत बुरा लगता था। सुलियन कहती है, भीम बीती बातों को भूल जाओ,
अगर बीती बातों को याद रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बहुत अच्छा किया उस घर से निकल करके, बहुत अच्छा किया। बस मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। विंग बोलता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी भी कहीं भी जाऊंगा ना तो मैं आपको बता के जाऊंगा, आपको साथ में लेकर जाऊंगा। सुलिए सुए मार्था हंस पड़ती है और उसके सर पे हाथ फेरती है। कहता कहती है, मेरा बच्चा। विंग मार्था के पास ही बैठा हुआ था। विंग सबके लिए नाश्ता लेकर आता है। मार्था बोलती है, ये कौन है विंग? विंग बोलता है, माँ ये मेरा दोस्त है, कॉलेज में ही पढ़ा करता था और इसी ने मेरी मदद की थी यहाँ पे रहने के लिए। इसके नानी नाना का घर है और इसके नानी नाना बहुत अच्छे हैं। मार्था सबको देखती है, उसके नानी नाना को, सबको, जितने भी लोग वहाँ पे थे। बहुत अच्छी फैमिली थी। सुलियान ने सारी चीजें विंग के हाथ में दे दी थी, पर विंग ने अभी खोला नहीं था। अभी तो मार्था से बात करनी है उसको, मार्था के पास रहना है, उसके माँ के पास रहना है। मार्था बोलती है, विंग इन चीजों को ध्यान से रखना, ये तुम्हारी चीजें हैं, तुम्हारी माँ की चीजें हैं, तुम्हारी दादी की चीजें हैं, दादा की चीजें हैं, तुम्हारी पूरी जितनी भी एल्डर्स थे उनकी विरासत है ये, और तुमको संभालनी है। और बेटा, इन सब चीजों के बाद तुमको बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि विंग जितनी आसानी से मैंने बोल दिया ना कि ये तुम्हारे एल्डर्स की विरासत है, तुम्हारी माँ की चीजें हैं, तुमको लेना है, उतना आसान है नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारी माँ, पापा, पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि लानजान के माँ को खत्म कर दिया ना, वो लोग इतने अच्छे तो नहीं हो सकते। विंग की आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि क्योंकि इसलिए उसकी आंखें बड़ी है ना, क्यों कि उसने ये चीजें फर्स्ट टाइम सुनी है मार्था के मुंह से। क्योंकि मार्था ने कभी भी विंग के सामने, विंग को कभी भी ये चीजें बताया ही नहीं, यहाँ तक कि जिक्र भी नहीं किया था कि तुम्हारी माँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारी माँ कोई और है। विंग बोलता है, माँ क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मार्था बोलती है, विंग बेटा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने तुम्हारे बचपन से ही अपने पास संभाल के रखी थी, अपनी जान से भी ज्यादा की, कीमती चीजें जैसे संभाल के रखते हैं ना, वैसे संभाल के रखा था मैंने, अपने जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखा था। और इसमें मेरी बहन ने भी मेरा साथ बहुत दी। चीज ये रास्ता इतना आसान होगा नहीं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ बेटा, दुनिया जितनी बाहर से दिखती है सुंदर ना, उतनी अंदर से इतनी क्रूअल और हार्श है ना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी गंदी हो सकती है ये दुनिया। विंग बोलता है, माँ मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मार्था बोलती है, विंग जिन लोगों ने तुम्हारे माँ पापा को मारा है ना, वो तुम्हारी फैमिली में से ही कोई था जो इस प्रॉपर्टी के लिए, उन लोगों को उसने मार दिया। तुमको भी मारना चाहते थे पर तुम बच गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तुम्हारी माँ ने मुझे दे दिया। तुमको लेके ही जा रही थी वो साथ में, पर पता नहीं क्या हुआ। कहते हैं ना कि जब तक भगवान की मर्जी ना हो ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लास्ट मोमेंट में कार से वो गाड़ी में बैठ चुकी थी तुमको लेके, पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ कि वो गाड़ी से उतर के तुमको मेरे हाथों में सौंप दिया।
और ये चीज़ें तो उनको पहले से ही अंदेशा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब वो चीज़ें उन्होंने पहले से ही माँ ने पहले तुम्हारे माँ और पापा ने पहले से ही ये चीज़ें इंतज़ाम करके रखा था कि उनको कुछ हो जाए तो तुम उस पे क्लेम कर सको, तुम उन सब चीज़ों पे क्लेम कर सको। विंग कहता है, माँ आप मुझे डरा रही हैं। मार्था बोलती है, बेटा मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि अब से तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान के बच्चे हो जो इंसान इस चाइना पे राज किया करता था। विंग बोलता, मतलब? कहते, तुम फेमियान के बेटे हो जो इस चाइना पे राज किया करते थे। उनकी ये कामयाबी किसी को देखी नहीं गई और उन्होंने ये साजिश रच के उनको मार डाला। विंग तब इतना चीजें सुनने के बाद मार्था ने बोला कि विंग, पहले जो तुम्हारे हाथ में चीजें हैं ना वो खोलो। जब विंग ने जो मार्था ने उसको फाइल्स पकड़ाई थी उसमें से जब फर्स्ट टाइम खोलता है, उसमें उसकी माँ पापा की तस्वीर और उसकी खुद की तस्वीर थी। बहुत सारी पिक्चर्स थी। एक कह ले कि एल्बम थी तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी एल्बम थी जिसमें बहुत सारी क्यूट क्यूट सी फोटो सी फैमिलीज की। विंग की माँ जब प्रेगनेंसी थी तो वो कैसे थी और फेमियान उनका कैसे केयर करा करते थे, छोटी छोटी मोमेंट की फोटो थी। विंग जब इस दुनिया में आया तो कैसा था, कैसे उसको प्यार किया करते थे, हर चीज की फोटो। विंग 1.5 साल का ही तो था जब उसके माँ पापा इस दुनिया से चले गए उसको छोड़ करके। जैसे जैसे विंग देख रहा था ना, उसके आंखों में आंसू गिर रहा था, क्योंकि वो भी उस चीजों से निकल चुका है, उन चीजों को उसने जिया है। एक बच्चे का दर्द, एक बच्चे को अपने अंदर रखना, उसको संभालना, सब विंग ने जिया है। वो जिंदगी, एक माँ की फीलिंग्स को विंग ने जिया है। भले ही मार्था को पता ना हो कि विंग एक स्पेशल चाइल्ड है, पर विंग ने हर एक मोमेंट को जिया है। जब विंग फोटोज देखता है ना, स्क्रॉल करता है फोटोज को, पलटता है फोटोज को, तो उसकी आंखों से आंसू टप टप करके गिरे जा रहे हैं। मार्था देख रही है, क्यों? मार्था स्ट्रोंग बहुत है। उन मार्था और मार्था की बहन ने कम दुनिया नहीं देखी है, बहुत दुनिया देखी है। बहुत लोगों को ऐसा देखा है उसने, गिरते संभलते उठ के चलते, बहुत सारी चीजें उसने देखी है। और विंग जब उस एल्बम को खत्म करता है, नेक्स्ट उसके एल्बम के नीचे उसके जितने भी विलास के और यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट, विलास के डॉक्यूमेंट्स थे, सारी प्रॉपर्टी जितने उसके जियांग जितना जियांग फेमियान के प्रॉपर्टीज थी, जितने बिजनेस के थे, सारी चीजें विंग को नजर आती है। मार्था की तरफ वो चौंक के देखता है। मार्था बोलती है, विंग ये सब तुम्हारा है मेरे बच्चे, बहुत दूसरों का तुमने झेला है। जिस हिसाब से तुमको लेंशिया डांटा करती थी ना, मेरा मेरे अंदर क्या होता था मैं तुमको बता नहीं सकती थी। क्योंकि अगर तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते ना, कि लेंशिया की तो औकात भी नहीं थी तुम्हारे आगे की कि वो कुछ बोले। पर मेरे बच्चे, मैं तुमको बचाने के लिए
ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन थी हमारी। अगर तुमको ना बचाती थी ना, तुमको नहीं बचाती मैं उस लान फैमिली में लेकर ले जा करके, शायद आज तुम भी जिंदा ना होते। तो होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको वक्त के साथ देखनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। तो मेरे बच्चे, पुरानी बातों को भूल जाओ कि किसने क्या बोला है क्या नहीं। अब तुम्हारी नई जिंदगी है, उसको शुरुआत करो। और जो लेंशियन की माँ थी ना, वो तुम्हारी माँ की बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। अगर वो जिंदा होती तो तुम उस घर के शायद फैमिली मेंबर होते। विंग थोड़ा कंफ्यूज, क्या मतलब माँ, क्या मतलब आपका? मार्था गहरी सांस लेती है और कहती है कि विंग, तुम्हारी माँ और लेंशिचन की माँ दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और प्रेगनेंसी भी दोनों की आगे पीछे थी। जो उनका छोटा बेटा है ना, वो हो चुका था। और जब तुम्हारी माँ की प्रेगनेंसी हुई ना, तो लैनी ने बोला, सरेन, तुम्हारी लैनी ने बोला कि सरेन, अगर ये बेटी हुई ना तो मेरी घर की बहू बनेगी, मेरे छोटे बेटे से शादी करेगी। तो तुम्हारी माँ ने बोला कि अगर बेटा हुआ तो? लैनी ने बोला कि कोई बात नहीं, बेटा हुआ तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, दुनिया बहुत आगे चल जा चुकी है। बेटा बेटी का रिश्ता जोड़ने से पहले ही वो तीनों लोग इस दुनिया से जा चुके थे। बस मैंने इतना ही सुना था, और उन लोगों ने क्या किया था क्या नहीं किया था, क्या आगे बातें हुई, क्योंकि मैं इस तुम्हारी माँ की मेड थी बेटा। बस हाँ, बहुत अच्छी मेड थी। जैसे लान हाउस में मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करा करती थी, वैसे ही जियांग हाउस में भी मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज किया करती। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज के क्या, मैं तुम्हारी माँ की एक माँ के जैसी ही थी। वहाँ पे तो मुझे बातें सुनने को मिलती थी ना, पर यहाँ पे तुम्हारी माँ कभी मुझे किसी की नजरें भी मेरे तरफ बर्दाश्त नहीं किया करती थी। तुम्हारी माँ ऐसी थी, और लैनी भी ऐसी ही थी। पर कहते हैं ना, अच्छे लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, उसके करीबी लोग, उसकी कोई कदर नहीं कोई करता है। अब तुम्हें इन सब चीज़ों पे काम करना है, और जितनी भी चीज़ें तुम्हारी है सब पे क्लेम करो, ठीक है? बहुत लेट हो चुका है, तुम 3 साल लेट हो। खैर, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पीछे वाली बातें भूल करके तुम अपनी चीज़ों को लो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ ना, कि जब तुम सारी चीज़ें ले लो और उस सीईओ की कुर्सी पे बैठो, तब मैं अपनी आंखों से तुम्हें बैठता हुआ देखूं। अगर मेरी सांसें रही तो, भगवान ने चाहा तो, बीइंग उनको झट से हक कर लेता है, कहते हैं माँ बस फालतू बातें मत करिए, और आप देखेंगी मुझे। आप चाहती हैं ना कि मैं सीईओ की कुर्सी पे बैठूं, अपनी चीज़ें जितनी मेरी मम्मी माँ पापा की चीज़ें थी वो सब मेरे पास रहे, और मैं लूं। जितने लोगों ने मेरी चीज़ों को अभी तक यूज़ किया, सब चीज़ें मैं उन लोगों से छीन लूं, तो आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मार्था बोलती है, मेरे बच्चे, मेरी हालत ऐसी नहीं है। विंग बोलता है, बस माँ, आपको अपनी हालत करनी पड़ेगी। अभी तक आपने बोला ना कि जमराज से लड़ रहे थे, तो आगे भी लड़के उनको बोलिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है। उनको बोलिए कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। विंग उनको गले लगा के फूट फूट के रोता है, क्योंकि 5 साल का उसने मार्था को देखा नहीं था।
मार्था भी बहुत रोती है। वेनिंग डॉक्टर को बुला चुका था, तो डॉक्टर आता है, मार्था को चेक करता है, उनको कहता है कि वीकनेस है बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देंगी तो ठीक हो जाएंगी, और उम्र के हिसाब से थोड़ा ये तो रहता ही है। मार्था बोलती है, विंग अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। विंग बोलता है, कहाँ चलती हूँ, कहीं नहीं जाना आपको, कहीं नहीं जाना है। मार्था की बहन सुलियान बोलती है, विंग हम बच्चा बस यही चीजें देने आए थे, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। विंग सुलियान को देखकर बोलते हैं, आंट प्लीज आप दोनों आज के बाद यहीं पे रहेंगे, क्योंकि सुलियान के भी बच्चे बड़े हो गए थे। अब वो शहर में निकल के अपना जॉब करने के सिलसिले से वहीं पे बस बस आ गए थे, किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। आजकल के जमाने में किसको किसकी फिक्र है भाई, किसी को किसी की नहीं है। माँ बाप पीछे क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है। आजकल की हार्श रियलिटी यही है। बच्चे को माँ बाप सीने से लगा के पालते तो हैं, पर बच्चे नौकरी की वजह से, अपने सपनों के वजह से वो माँ बाप के इतने दूर हो जाते हैं कि पीछे माँ बाप का हालत क्या होती है उनको पता नहीं चलता। तो जो सुलियान थी, उनके बच्चों का भी वही हालत था। बस ये दोनों बहनें थी जो एक दूसरे का सहारा थी। सुलियान मना करती है, फिर भी विंग तो जिद्दी है, विंग मानता ही नहीं है। और उस छोटे से घर में इतनी चहल पहल, वो दोनों बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे। मार्था की आंखें दोनों बच्चों पे ही टिक जाती है, रह रह के टिक जाती है, क्योंकि उनको सेम वांगजी की शक्ल याद आती है। वांगजी जब 2 साल का था, 2 ढाई साल का था, मार्था लान हाउस में आया जाया करती थी, तो उसको पता है वांगजी कैसा था, पर वो इग्नोर करती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो एक जैसा ही लगते हैं, सब बच्चे एक ही जैसे लगते हैं, तो इग्नोर करती है थोड़ा। ऐसे ही दिन, वो दिन बीत गया। नेक्स्ट डे मार्था सब समझाती है। विंग मार्था का बहुत ख्याल रखता है। मार्था फिर विंग को समझाती है कैसे कैसे करना है। विंग मार्था को बताता है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है, जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो शायद आ जाए तो हमारे पास पैसे भी इनफ होंगे, हम क्लेम करेंगे तो पैसे भी इनफ रहना चाहिए ना। तो मार्था बोलती, हाँ। इधर देखते हैं, 1 महीने के बाद जो होटल का काम था वो आधा से ज्यादा हो चुका था। जो मेन कैबिन होती है ना, वो बन चुकी थी, बाकी सब चल रहा था काम। और वो जो सीईओ लंदन में था, वो आ चुका था।